हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज से हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल जिसमें ये हस्तलिखित नोट्स को हम रिवाइव कराएंगे। और इसमें सबसे पहले हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट्स में सारे भारत का भूगोल कंप्लीट है। तो आज से हम शुरू करेंगे वन बाय वन करके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें से भारत की स्थिति एवं विस्तार सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप इसे बार बार देख करके अपनी पढ़ाई और अपनी रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे भारत की स्थिति एवं इसका विस्तार। जैसे कि वायु पुराण में भारत नाम उल्लेख है ऋग वैदिक काल। वायु पुराण जो है ये भारत नाम उल्लेख है ऋग वैदिक काल से ही। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी देश का नाम पड़ा, मतलब कि भारत का नाम पड़ा था। जैसे कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र जो हैं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और आर्यावर्त जो है ये आर्यों के द्वारा दिया गया नाम था, मतलब कि भारत को आर्यावर्त भी कहा गया था। ये आर्यों के द्वारा, ये आर्यों का देश था। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भारत हेतु जम्मू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जम्मू द्वीप का जो प्रयोग है ये जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भारत हेतु जम्मू द्वीप का प्रयोग। और पारसिया, जिसका आधुनिक नाम है ईरान के लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश किया। तो इन लोगों ने यहाँ के निवासियों के लिए सिंधु का बदला रूप हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अतः हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम दिया। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईरानी लोग थे ये सिंधु को हिंदू के नाम से पुकारते थे और हिंदू से ही हिंदुस्तान नाम दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्य का एक संघ होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 में बात किया गया है कि राज्य का एक संघ आर्टिकल 1 में है। भारत का जो आकार है ये चतुष्कोणीय है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और भारत का आकार चतुष्कोणीय और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेके 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इंदिरा कॉल, ये मतलब कि जो भारत का उत्तरी भाग या सबसे उत्तरी पॉइंट को हम इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु भारत के मुख्य भूमि सबसे दक्षिण बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु है किविधु जो अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिमी बिंदु गौर माता या सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं जो गुजरात में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पार्सन बिंदु या पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये इसे हम पार्सन और पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो भारत की लंबाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम भारत की टोटल लंबाई है 2999 किलोमीटर, अर्थात 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम पूरी इसकी लंबाई। उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की जब बात करेंगे तो इसकी टोटल लंबाई होगी
इसकी टोटल लंबाई 3314 है, लेकिन पूरब से पश्चिम 2999 किलोमीटर है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और पश्चिमी भाग या पश्चिमी बिंदु सर क्रीक और पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसी के साथ हम देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि सन क्रीक जो है ये 68 डिग्री 7 पश्चिमी से और इसका 97 डिग्री 25 मिनट है। ये देशांतरीय विस्तार, हम इसको पूरा देशांतरीय विस्तार कहते हैं। देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ये 30 डिग्री 4 मिनट अर्थात 120 मिनट अर्थात 2 घंटा क्या है आगे है। अब हम यहाँ पर समझेंगे देशांतरीय विस्तार। अगर हम 0 से लेकर के 82.5 अंश ईस्ट तक है देशांतरीय विस्तार। भारत जो है, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी होगी? भारतीय मानक समय जो रेखा होती है वो 82.5 अंश को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। देशांतरीय अंतर कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? अर्थात 82.5 में से 0 डिग्री जब घटाएंगे तो हमारा 82.5 सही 1/2 मतलब कि 82 सही 1/2 आएगा। और ये है देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगा समय होता है। 82.5 देशांतर घूमने में पृथ्वी को टोटल लगा समय होता है। और हम 82 में 4 से जब गुणा करेंगे और इसमें भी 4 से गुणा करेंगे तो 330 मिनट आएगा। और ये हमारा 5 सही 1 मतलब कि 5.5 घंटा क्या है आगे है। अतः IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स भारतीय मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा क्या है आगे है। तो GMT से 5.5 घंटा भारत क्या है आगे है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय जो रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से? जैसे यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं, जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। पहले ये नैनी इलाहाबाद से गुजरता था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी इंग्लिश में कहते हैं। तो जो भारत की या कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है और ये भारत को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश मतलब कि इस उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। मित्र पर गमछा झार, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। कर्क रेखा जो है ये मतलब कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। मित्र पर गमछा झार, ये इसका ट्रिक है। जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान में सबसे कम लंबाई और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब इसकी जो लंबाई है अधिक है। राजस्थान में लंबाई देखी जाएगी तो कर्क रेखा का सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मित्र पर गमछा झार, आइए इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। मी से का मतलब होता है मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, पा से पश्चिमी बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो मिजोरम और त्रिपुरा जो हैं ये पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आता है। और झारखंड जो है, झारखंड की राजधानी जो राजधानी है रांची, ये कर्क रेखा के नज़दीक स्थित राजधानी है। पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा के एकदम नज़दीक में स्थित है, तो वो झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा के एकदम नज़दीक स्थित है। यहाँ पर जो जहर लिखा है इसका मतलब ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है।
इसको भी आप समझ सकते हैं कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा तथा भारतीय समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। और कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं और कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं। कर्क रेखा पर स्थित हैं कौन? सबसे पूर्वी राज्य जो है ये मिजोरम, और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो गुजरात हैं। कर्क रेखा पर सबसे पूर्वी में स्थित है वो मिजोरम है और पश्चिम में गुजरात। कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर का क्या नाम है? तो कर्क रेखा के एकदम नज़दीक शहर का नाम है ये गरबा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, गरबा से हम याद कर सकते हैं। गरबा मतलब जी से गांधीनगर, और गांधीनगर गुजरात में है। यू से मतलब उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। आर से मतलब रांची झारखंड में है, और बी से भोपाल मध्य प्रदेश, ए से अगरतला जो त्रिपुरा में है। तो इम्पॉर्टेंस है कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर जैसे कि गरबा, जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, और रा से रांची, बी से भोपाल और आ से अगरतला, ये नज़दीक स्थित शहर हैं। अर्थात यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि भारत को बांटा गया है। तो भारत के सबसे ये कर्क रेखा गुजरती है, इस ये है कर्क रेखा है, ठीक है। और ये सबसे इसका उत्तरी पश्चिमी बिंदु गुजरात है, और राजस्थान में सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई है। और मिजोरम जो है ये सबसे पूर्वी राज्य इसके अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को यहीं से एक दूसरे गुजरते हैं। समुद्री सीमाओं का विभाजन आए जानते हैं समुद्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि UNCLC अर्थात यूनाइटेड नेशंस कन्वर्जेशंस ऑफ या फॉर द लॉ ऑफ सी, इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना। ये नॉटिकल मील, समुद्री दूरियां जो हैं मापने की इकाई को हम नॉटिकल मील के नाम से जानते हैं। एक नॉटिकल मील जो होता है समुद्र में दूरियों को नापने की इकाई होती है, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील का मान होता है 1.852 किलोमीटर। अब इसमें हम समझ सकते हैं यहाँ से कि महाद्वीप है और इसको भागों में बांटा गया है, ठीक है। महाद्वीपों में सामूहिक प्रादेशिक सीमा जो 12 नॉटिकल मील, फिर 24, फिर यहाँ पर 200 नॉटिकल मील्स हैं, और इसके अंतर्गत सीमा अन्य आर्थिक क्षेत्र आते हैं। अर्थात UNCLC के तहत 3 प्रकार के समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया है। कितने? 3 का निर्धारण किया गया है। UNCLC के अंतर्गत होता है, इसके तहत हम 3 प्रकार के समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। एक होता है सामूहिक सीमा क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, दूसरे आते हैं इसके अंतर्गत संलग्न सीमा क्षेत्र, फिर अन्य आर्थिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अर्थात हम 3 प्रकार के समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। सामूहिक सीमा क्षेत्र, एक है संलग्न सीमा क्षेत्र, फिर होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र। एक एक करके समझेंगे। जो सामूहिक सीमा क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा क्षेत्र में इसका जो विस्तार है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है,
और इस पर अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है उस क्षेत्र का। और संलग्न सीमा क्षेत्र के अंतर्गत इसका जो विस्तार है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। वास्तविक विस्तार जो है 24 में जब 12 घटाएंगे तो 12 नॉटिकल मील तक ही होता है। अधिकार से सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है, प्रदूषण नियंत्रण अधिकार और वित्तीय अधिकार होते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर इसका विस्तार की बात किया जाएगा तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक इसका जो विस्तार पाया जाता है। वास्तविक विस्तार है, अगर हम 200 में 24 नॉटिकल मील घटा देंगे तो 176 नॉटिकल मील्स आएगा। तो यहाँ तक ही इसकी वास्तविक विस्तार दर होती है। अधिकार की बात करें तो संसाधनों का संरक्षण, दोहन एवं संरक्षण का अधिकार है। कृत्रिम द्वीप बनाने का भी अधिकार होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान बनाने का भी अधिकार होगा। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई थी? तो ये 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। तो आज के वीडियो में ये कुछ इंट्रोडक्शन थे जिसमें से हमने आज यहाँ पर कुछ पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। कैसा रहा मतलब कि नोट्स, अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं। और हम एक अगला वीडियो भी पढ़ेंगे जिसमें हम अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।